नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2021 के लिए जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो कि प्रश्न आपके यूपी टेट 2021 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट इससे पहले हमने जो प्रश्न देखे थे वो आपके इंग्लिश, संस्कृत और विज्ञान के सेट नंबर जो तीसरा था उसके प्रश्न देखे थे। यदि पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के जो है वो 30 प्रश्न, जिसमें हम 10 प्रश्न पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के देखेंगे, 10 प्रश्न हम शिक्षण कौशल के देखेंगे और साथ ही साथ जो 10 प्रश्न है वो बाल मनोविज्ञान के भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 10 प्रश्न पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से। 71 से प्रश्न स्टार्ट है। प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसका अध्ययन मुख्यतः किसका विषय है? भूगर्भ शास्त्र का है, नृ शास्त्र का है, दृश्य शास्त्र का है या वर्ण शास्त्र का है? इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन ए भूगर्भ शास्त्र जो है वो सही हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 72। कह रहा है कि अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी जो कण हैं, यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो ये जो कण हैं वो किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते, वो आपको कारण बताना है। पहला कारण क्या है? कह रहा है कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति इन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। दूसरा रीजन लिखा हुआ है कि पृथ्वी के इर्द गिर्द जो है उसकी ओजोन परत उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। तीसरा कह रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी सतह में उपस्थित जो आर्द्रता है उन्हें पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचने देती है। और चौथा कह रहा है जो उपयुक्त कथन दे रखे हैं A, B और C, इनमें से कोई भी सही नहीं है। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो प्रश्न आपने समझ लिया, आंसर के लिए भी समय आपको मिल गया होगा। बात करते हैं चलिए आंसर की। तो रीजन जो होता है वो इसका ये होता है कि जो पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति होती है वो उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है और यही कारण है कि जो गति कर रहे हैं आपके विद्युत आवेशी कण, वो जो पृथ्वी है उसके धरातल पर जो है वो नहीं पहुंच पाते। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। 73 प्रश्न देखते हैं कि कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, फिर सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द जो है वो यूज किए जाते हैं। वो किस संदर्भ में यूज किए जाते हैं वो आपको बताना है। पहला कह रहा है कि ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। दूसरा कह रहा है कि सूर्य और जो चंद्र ग्रहण है उनका अध्ययन। तीसरा कह रहा है पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह जो है उनका स्थापन। और चौथा कह रहा है पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास। तो 4 ऑप्शन में बताना है आपको ये जो शब्द यूज किए जाते हैं वो किस संदर्भ में जो है वो यूज किए जाते हैं। बात करते हैं चलिए फिर आंसर की ऑप्शन ABCD में से। तो पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रह्मांड जो है उसका प्रेक्षण और बोध, इनके संदर्भ में ये सभी शब्द जो है वो यूज किए जाते हैं। प्रश्न आपके लगभग सभी कठिन ही पूछे जा रहे हैं। 74 प्रश्न कह रहा है कि निम्न कारकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है। साफिर सिम्पसन मापक का यूज किया जाता है, मरकाली मापक का यूज किया जाता है, फ्यूजिटा मापक का यूज किया जाता है या रिटजर मापक का यूज किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो एक्चुअल में इसका पूरा नाम ही यही होता है, साफिर सिम्पसन हरिकेन हवा पैमाना। ये पूरा नाम होता है। इंग्लिश में इसे साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल कहते हैं, SSHWS कहते हैं। तो ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 75 कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? अरीय, खंडित, वृक्षनुमा या जालीदार? बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन ABCD में से। तो आपका ऑप्शन C वाला वृक्षनुमा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो मुख्य रूप से
वृक्षनुमा अपोहा तंत्र जो है वो रखती हैं। 76 प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, गलत है, वो आपको यहाँ पर छांटना है। पहला कह रहा है कि नागा पहाड़ियां जो है उनकी सर्वोच्च चोटी सारामती है, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है हिमालय की सर्वाधिक जो चौड़ाई है वो कश्मीर राज्य में है। तीसरा ऑप्शन काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है वो उन्मग्न जो तट रेखा है उसका उदाहरण है। चौथा ऑप्शन कि जौलेपला और नाथुला दर्रे जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में हैं। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। बताना आपको क्या है कि इनमें से कौन सा जो है वो कथन गलत है, गलत जो है आपको यहाँ पर छांटना है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा कि काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मग्न तटरेखा का उदाहरण है, ये जो है वो गलत है। तो ये वाला जो है कथन आपका असत्य है, बाकी सभी यहाँ पर सही लिखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 77। प्रश्न कह रहा है कि जो ट्रैफिक संस्था है वो किसके व्यापार को रोकने हेतु बनाई गई है, पशुओं के व्यापार को, हड्डियों के व्यापार को, दांत और खाल के व्यापार को, या सभी। तो 4 ऑप्शन में छांटना है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। और ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो ट्रैफिक लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रैफिक की। और जो ट्रैफिक है ये वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क एक गैर सरकारी संगठन है जो कि जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के संदर्भ में आप कह सकते हैं कार्य कर रहा है। मुख्यालय इसका कहाँ है, इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ABCD में से तो पशुओं, हड्डियों, दांत और खाल तीनों ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि पूरा जैव विविधता संरक्षण से ही संबंधित है, तो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। आंसर आपका यहाँ पर डी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 78। संथाल विद्रोह जो है उसका नेतृत्व किसने किया था, ये भी एक बार पूछा गया था किसी पेपर में। तो 4 ऑप्शन है, सिद्धू कान्हू, भैरव चंद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको आगे भी प्रैक्टिस कराते रहें। तो आंसर की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संथाल विद्रोह आखिर है क्या। तो ये जो है वो ब्रिटिश शासनकाल में जमींदार और जो साहूकार थे उनके द्वारा किया जाने वाला अत्याचार था, उनके खिलाफ जो है ये विद्रोह किया गया था। और कब हुआ था, तो तारीख आपको भी पता होना चाहिए, यानी सन आपको पता होना चाहिए। 1855 में जो है वो हुआ था, यही मोस्टली पूछा जाता है। यहां पर जो आंसर है वो कौन सा होगा, आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सिद्धू कान्हू करके जो ऑप्शन लिखा हुआ है, इन्हीं का नेतृत्व जो है इनका जो विद्रोह है या नेतृत्व किसने किया था, तो इन्होंने ही किया था। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सन जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न 79 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित जो स्थान थे उनकी संख्या कितनी थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कुल स्थानों का 1/3 थी, महिलाओं की आबादी के अनुपात में थी, कुल स्थानों का 1/4 थी, या परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार थी। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी थी, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन ABCD में से। तो पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि कुल स्थानों का 1/3 जो है वो थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये सही होगा, परंतु यदि बात करें अब अपडेट के अनुसार, तो भारत सरकार ने ग्राम स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम उठाया और पंचायतों में महिलाओं की आरक्षित संख्या जो 1/3 है, इस 1/3 का मतलब कितना हुआ, 33% हुआ। अब इस 33% को बढ़ाते हुए इसे 50% जो है वो करने के प्रस्ताव को मंजूरी जो है वो दे दी गई है। और ये प्रस्ताव को जो मंजूरी है ये पहले काफी दे दी गई थी, पर ऑप्शन जो है यहाँ पर पूरा नहीं दिए गए थे। पता आपको यहाँ पर सारे होने चाहिए। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 50% यानी कि 1/2 आपका सही होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 80 और लास्ट प्रश्न देखते हैं सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण का, कि संसार के किस क्षेत्र में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है। भूमध्य रेखीय, समशीतोष्ण प्रदेश, दोनों, या मानसूनी तटीय क्षेत्रों। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा।
चलिए बात करते हैं आंसर की। तो संसार के किस क्षेत्र में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है? तो एक भूमध्य रेखीय भी होगा और समशीतोष्ण प्रदेश भी होगा। दोनों ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों जो है आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे शिक्षण कौशल के प्रश्नों की तरफ। तो 81 से आपके प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है 81 वाला कि वर्णांध जो व्यक्ति है वो नहीं बन सकता है। अध्यापक नहीं बन सकता है, कलाकार नहीं बन सकता है, संगीतज्ञ नहीं बन सकता है या छात्र नहीं बन सकता है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? वर्णांध का मतलब क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस जो हम इसे कहते हैं, जिसमें आप क्या होता है रंगों को पहचानने में असमर्थता दर्शाते हैं। और आंखों का एक रोग होता है ये आपका जो वर्णांता रोग होता है, जिसमें रोगी को क्या होता है किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध जो है वो नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है उसकी जो रंग बोध की शक्ति होती है वो साधारण व्यक्तियों के रंग बोध की शक्ति से कम होती है। और ये रोग जन्म से ही हो सकता है या कभी कभार ये भी होता है कि किसी बाहरी कारण से भी उत्पन्न जो है वो हो जाता है। जैसे कि इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, तो जिस व्यक्ति की दृष्टि में किसी भी प्रकार की वर्णांतर नहीं होती है उसे ये 7 रंग दिखेंगे। नीचे से कि ऊपर की ओर जितने रंग होते हैं वो सारे रंग जो है वो दिखेंगे, पर वर्णांध व्यक्ति में ऐसा जो है वो नहीं होता है। अब बात करते हैं आंसर की यहाँ पर कि वर्णांध व्यक्ति क्या नहीं बन सकता है। तो कलाकार नहीं बन सकता है, अध्यापक तो बन सकता है, संगीतज्ञ भी बन सकता है, छात्र तो बिल्कुल बन सकता है, पर कलाकार जब वो कला अपनी दिखाएगा तो उसमें उसे दिक्कत होगी। यही आपका सही हो जाएगा। 82 प्रश्न कह रहा है कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। ये मत जो है वो किसका है? अच्छा, यहाँ पर कथन पूछा गया है स्किनर का है, गेट्स का है, थॉर्नडाइक का है या वुडवर्थ का है। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। मैं यहाँ पर फिर से एक बार कथन पढ़ देता हूं। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही सही हो जाएगा। स्किनर ने जो है ये कथन जो है वो दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 83। अधिगम की विशेषता है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम समायोजन है, अधिगम विवेकपूर्ण और सृजनशील है या सभी है। तो आप क्या कहेंगे? तीनों ही चीजें बिल्कुल सही हैं। आपका उपयुक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इजी सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 84। अधिगम की जो प्रभावशाली विधि है वो इसमें से कौन सी है? निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, वाद विवाद विधि या इनमें से सभी। तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन एबीसीडी में से कि निरीक्षण करके सीखना अधिगम का एक अच्छा तरीका होता है, परीक्षण करके सीखना और अच्छा तरीका होता है, और वाद विवाद विधि से तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखता ही है, अपने विचार रखता है, प्रकट करता है। तो तीनों ही आपका बिल्कुल सही होगा। उक्त तो सभी यहां पर हम ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला प्रश्न 85 देखते हैं कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, दोनों हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो सीखने की प्रक्रिया में जो सीखने का स्थानांतरण है उसके संदर्भ में पूछा गया है। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों होगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही टाइप से जो है वो हो सकता है। अलग से हमने इसको बताया भी था आपको। 86 प्रश्न कह रहा है कि टाइप मशीन चलाना किसका अधिगम है? अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है या प्रयास और त्रुटि का नियम है। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आप जानते हैं टाइपिंग मशीन में क्या होता है, डेली आप प्रैक्टिस करते हैं और धीरे धीरे जो आपका उसमें टाइपिंग स्पीड होती है वो बढ़ती जाती है। तो ये किससे संबंधित है? बिल्कुल आपका ऑप्शन ए अभ्यास का नियम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अभ्यास से ही तो आपकी उसमें और परफेक्शन आती है, तो बिल्कुल अभ्यास का नियम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 87। समीपता के सिद्धांत में प्रमुख रूप से सम्मिलित है पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, वॉटसन का अधिगम सिद्धांत, गुथरी का समीप्य अनुकूलन सिद्धांत या सभी। तो बताना है आपको समीपता के सिद्धांत में प्रमुख रूप से सम्मिलित जो है वो कौन सा इनमें से होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की। तो बिल्कुल आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें प्रमुख रूप से सम्मिलित ये जितने भी सिद्धांत दे रखे हैं सभी जो है इसमें आ जाएंगे। तो यही आपका उपयुक्त सभी जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 88 कि भूल भुलैया किस मनोवैज्ञानिक जो है उनसे संबंधित है? रॉस से संबंधित है, गुथरी से संबंधित है, टॉलमैन से संबंधित है या वुडवर्थ से संबंधित है। 4 ऑप्शन है। अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको कौन सा सही होगा कि भूल भुलैया जो है वो किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। यहाँ पर यह नहीं पूछा है कि इसके प्रतिपादक कौन थे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि आप जाएंगे तो टॉलमैन के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल संबंधित पूछा है। यदि पूछा जाता भूल भुलैया जो है परीक्षण इसके प्रतिपादक कौन है, तब आप किसको लिखते? तब आप लिखते एस डी पोर्टियस। इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये जो है इसके प्रतिपादक हैं। तो जब प्रतिपादक पूछे तब इनका नाम याद रखिएगा। कौन सा परीक्षण? भूल भुलैया परीक्षण।
अगला प्रश्न देखते हैं 89 पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? स्कीमा कहते हैं, प्रतिमान कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं, मानसिक मैप कहते हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से चलिए बात करते हैं आंसर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन पहला वाला स्कीमा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न हमारा देखते हैं इस पोर्शन का कि सीखने के वक्र रेखाओं के प्रकारों में से है चिंतन की वक्र रेखा, एस शक्ल की वक्र रेखा, सीखने की वक्र रेखा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। और ये जो प्रश्न है आपके शिक्षण कौशल के लास्ट प्रश्न है यहाँ तक। आंसर की बात करते हैं आपका ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बिल्कुल बी वाला आपका ऑप्शन एस शक्ल की वक्र रेखा हो जाता है, सीखने के वक्र रेखाओं के जो प्रकार हैं उसमें। और एक चीज और आप चाहें तो एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं कि सीखने का जब समय के साथ वक्र बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं अधिगम वक्र। और वो टोटल 4 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सरल रेखीय वक्र जिसे हम सिंपल लाइनियर लर्निंग कर्व कहते हैं। दूसरा हमारा होता है उन्नतोदर वक्र जिसे हम डायमेंसिंग रिटर्न लर्निंग कर्व कहते हैं। तीसरा आपका होता है नतोदर वक्र जिसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न लर्निंग कर्व कहते हैं। और चौथा आपका होता है मिश्रित वक्र जिसे हम मिक्स्ड लर्निंग कर्व कहते हैं। तो ये 4 टाइप भी होते हैं। 91 से हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं बाल मनोविज्ञान के। तो चलिए शुरू करते हैं 91 से कि शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत जो है इनमें से कौन से हैं। वीडियो को लाइक भी अवश्य सभी लोग करते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मनोरंजन का सिद्धांत कहते हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं, उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत कहते हैं, या सभी। तो शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत इनमें से कौन से जो है वो होंगे। बात करते हैं आंसर की, तो ये सभी होंगे। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इसके संदर्भ में बताया था, डी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा बच्चों के सीखने का नियम नहीं है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, स्वीकृति का नियम, या प्रभाव का नियम। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बच्चों के सीखने के नियम में आपका अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये 3 नियम आते हैं, जबकि स्वीकृति का नियम नहीं आता है। और पूछा था नियम कौन सा नहीं है, तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है। भूख, प्यास, आदत, नींद। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो ये प्रश्न मैंने पूछा है, इससे पहले भी इस टाइप का एक बार सेट में आया था, और इस टाइप के मैंने पहले ही कहा था मूल प्रवृत्तियां संवेग इन पर बेस्ड प्रश्न आते हैं, उनको याद जरूर कर लीजिएगा। आंसर की बात करते हैं तो आदत आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत नहीं आता है। आदत आप बनाते हैं, पहले से नहीं होती है। 94 प्रश्न कह रहा है कि समावेशी शिक्षा जो है उसका प्रत्येक उद्देश्य बालक को शिक्षा के अधिकार से है पूरा लाभ उठाने, अपना विकास करने, समाज का उपयुक्त और स्वीकृत अंग बनने, या सभी। तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कि समावेशी शिक्षा का प्रत्येक उद्देश्य बालक को शिक्षा के अधिकार से है। आंसर की बात करते हैं तो तीनों ही आपके बिल्कुल सही होंगे, उपर्युक्त सभी आपका जो है वो सही हो जाएगा। पूरा लाभ उठाने भी, अपना विकास करने भी, और समाज का उपयुक्त और स्वीकृत अंग बनने भी। 95 प्रश्न देखते हैं कि अधिक मानसिक क्रियाकलाप जो है उसमें अधिगम होता है, अधिक प्रभावशाली होता है, कम प्रभावशाली होता है, बेकार होता है, या मिश्रित प्रतिफल वाला होता है। तो बताना है कि अधिक जो मानसिक क्रिया होती कलाप होते हैं उससे अधिगम में क्या प्रभाव पड़ता है, उससे अधिगम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बात करते हैं आंसर की, तो जितनी ज़्यादा मानसिक क्रियाकलाप होंगी, जितने ज़्यादा बच्चों को आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं, उससे अधिगम और ज़्यादा प्रभावशाली होता है। बच्चे और अच्छे तरीके से सीखते हैं, और अच्छे तरीके से चीज़ों को करने में सक्षम अपने आप को करते हैं, तो अधिक प्रभावशाली आपका सही हो जाएगा। 96 प्रश्न कह रहा है कि आप एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक सबसे पहले जो है सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या मानते हैं। विषय वस्तु को मानते हैं, शिक्षण विधियां मानते हैं, अध्यापक और छात्रों का संबंध मानते हैं, या विद्यालय का फर्नीचर। तो ऑप्शन काटना मैंने पहले ही आपसे कहा है कि विद्यालय का फर्नीचर तो बिल्कुल नहीं होगा। आप जब बात कर रहे हैं कि शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक होने के नाते, तो फर्नीचर को आप कहां से उसमें शामिल करेंगे। तो 3 ऑप्शन में बताइए। जो टॉपिक होता है, विषय वस्तु होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो टीचिंग टेक्निक होती है, शिक्षण विधियां होती हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, या फिर अध्यापक और छात्रों का संबंध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बात करते हैं आंसर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा कि अध्यापक और छात्र जो है उनका संबंध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि संबंध सही आपका क्रिएट होगा तो जो शिक्षण विधियां होंगी वो भी इफेक्टिव होंगी, क्योंकि छात्रों और अध्यापक के बीच संबंध ही नहीं हो रहा होगा तो आप कोई भी शिक्षण विधि यूज कर लीजिए, कोई भी टॉपिक पढ़ा लीजिए, वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रबंध से तात्पर्य किसी व्यवसायिक और शैक्षिक संस्थाओं की क्रियाओं के नियोजन या नियमन से है, ये किस विद्वान का विचार है। EFL क्रेक ने कहा था, प्रोफेसर एलन ने कहा था, पीटरसन ने कहा था, या ओडोनेल ने कहा था।
ऑप्शन ABCD में से बताना है। प्रबंध के संदर्भ में डेफिनेशन आपकी पूछी गई है। बात करते हैं आंसर की, तो पहला ही आपका ऑप्शन EFL क्रैक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। 98 प्रश्न कह रहे हैं कि इनमें से कौन शिक्षण प्रक्रिया का उपांग नहीं है। अनुदेशी उद्देश्य नहीं है, छात्र का जो प्रविष्ट व्यवहार है वो नहीं है, निष्पादन मूल्यांकन नहीं है, या योजनाबद्ध व्यवहार नहीं है। बताना क्या है, जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका उपांग नहीं है, इनमें से कौन सा। तो ऑप्शन ABCD में से छांटना है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन ABCD में से, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहां पर डी वाला योजनाबद्ध व्यवहार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि शिक्षण प्रक्रिया का उपांग नहीं है। यहाँ 98 तक प्रश्न हमारा होगा। 99 देखते हैं, 99 यहाँ से है और ये होगा हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि इसके बाद वाला प्रश्न हम पूछेंगे आपसे। तो लास्ट आपका प्रश्न है, और साथ ही साथ लास्ट प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च भी बालाजी श्री अड्डा करके जुड़ सकते हैं। 99 प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या होता है। परिपक्वता और आयु होती है, अध्यापक होता है, समवयस्क समूह होता है, या संचार के साधन होता है। तो अधिगम को इनमें से कौन सा प्रभावित करता है, जो कि व्यक्तिगत कारक में भी आता है, ये आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। परिपक्वता और आयु जो है ये आपका अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक होता है। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब पूछते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। और प्रश्न क्या है कि जो विकास है उसकी दिशा जो है वो होती है। 4 ऑप्शन है, निश्चित होती है, अनिश्चित होती है, दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। और टोटल आज के 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही रहे, अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं हम इसके बाद वाले करंट अफेयर और जो GK वाले प्रश्न है उसको नेक्स्ट हम देखेंगे। वीडियो की लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे सुपर टेट के लिए, और यदि CTET की आप तैयारी कर रहे हैं तो दोपहर 3 बजे आप आकर विजिट कर सकते हैं। 3 बजे जो है वो CTET की लाइव टाइमिंग है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।